क्या चल रहा है इस देश में, हम ये जानना चाहते हैं। आपकी क्या लड़ाई है, क्या खींचतान है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, देश को इससे कोई मतलब नहीं। मेरे देश की संवेदनशील सूचनाएं मेरे दुश्मन देश को, पड़ोसी की दुश्मन देश को जा रही हों, और एक संघी जो संघ से जुड़ा हुआ हो, 4 पीढ़ियों का जिससे संघ का रिश्ता हो, वो दे रहा हो, और कोई बात नहीं हो रही इस विषय में, कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा प्रधानमंत्री से। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति में उतरते हुए अपना एजेंडा साधती हुई नजर आ रही है। ये सच तब साबित होता है जब विपक्ष पार्टियां कई सबूत दिखाती हुई नजर आती हैं। यहाँ पर सबसे बड़े सबूत कांग्रेस की तरफ से दिखाए जाते हैं। जब पुलवामा हमले में जो हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं, उनकी शहादत पर जो राजनीति करती हुई यहाँ पर मोदी सरकार नजर आती है, और उनके मंत्री यहाँ पर झूठ बोलते हुए दिखाई देते हैं और पल्ला झाड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसका खुलासा सत्यपाल मलिक करते हैं। यहाँ पर साफ तौर पर सिर्फ पुलवामा हमले से जुड़ा हुआ मामला सामने नहीं आता, तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर मोदी सरकार घिरती हुई नजर आती है। उन पर कई खुलासे होते हैं, लेकिन वो अपनी चुप्पी अभी तक नहीं तोड़ते हैं। ऐसे में क्या कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपना बचाव तमाम मुद्दों को लेकर करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या अब वो बुरी तरह से घिर चुके हैं, क्योंकि अब उनकी कुर्सी पर निशाना साधा जा रहा है। तो ऐसे में उनकी कुर्सी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। किरण पटेल का मामला तो आपको याद ही होगा, किस तरीके से वो PMO अधिकारी बनकर जम्मू कश्मीर में गश्त लगाता हुआ दिखाई देता है, और सरकारी पैसों पर वो किस तरीके से लुत्फ उठाता हुआ नजर आता है, मीटिंग करता है, बैठकें करता है, और होटलों में यहाँ पर खानों का जायजा लेता हुआ दिखाई देता है। और उसके बावजूद भी जो यहाँ पर अमित शाह हैं गृह मंत्री, वो कुछ कर नहीं पाते हैं। यहाँ पर PMO अधिकारी बनकर जाना कोई आसान बात नहीं है। यानी कि आप कहेंगे कि PM का राइट हैंड होता है, और ऐसे में यहाँ पर वो धड़ल्ले से घूमता हुआ नजर आता है। तो सवालिया निशान जब किरण पटेल पर खड़े हुए, तो यहाँ पर अमित शाह भी घेरे में आ गए। किरण पटेल की गिरफ्तारी को लेकर तमाम अटकलें शुरू हो गई, और तमाम तरीके के सवाल पूछे जाने लगे कि आखिरकार अमित शाह ने चुप्पी क्यों साधी है। यहाँ पर जब तेजस्वी यादव तस्वीरें दिखाते हैं, तो खुलासा होता है कि ये साजिश के तहत किया गया था। यहाँ पर अमित शाह भी मिले हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मिले हुए थे। ठीक उसी तरह से एक और नया खुलासा होता हुआ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका खुलासा कांग्रेस के पवन खेड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये खुलासा यहाँ पर RSS जुड़ जाता है, RSS समुदाय, RSS संगठन से ये मामला जुड़ जाता है, जो यहाँ पर DRDO का अधिकारी तो होता है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान का जासूस है। ऐसे में पवन खेड़ा कई खुलासे करते हैं कि जिस तरीके से किरण पटेल की जानकारी उन्हें नहीं होती है, ठीक उसी तरह से इस DRDO की जानकारी भी यहाँ पर मोदी सरकार कहती हुई नजर आती है कि उन्हें है ही नहीं। यहाँ पर RSS का अधिकारी जो एक हिंदू संगठन है, उसके नेतृत्व में उनकी कई तस्वीरें सामने आती है जो पवन खेड़ा दिखाते हुए नजर आते हैं। फिर बाद में वो किस तरीके से पाकिस्तान का जासूस निकलता है, और किस तरीके से यहाँ पर ये देखा जाता है कि हमारा देश जो सीमाओं पर हमारे सैनिक देश की सुरक्षा के लिए लगे हुए रहते हैं, उनकी सुरक्षा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जासूस के नाम पर कई खुलासे हो रहे हैं, जो खुद RSS का एक संगठन होता है। अब इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ पवन खेड़ा कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर DRDO प्रदीप कुरुलकर, इनके कपड़े देख लीजिए, और हम मोदी जी से भी पूछना चाहते हैं, क्या इन्हें भी वो कपड़ों से पहचान लेते हैं? ये संघ की वेशभूषा में DRDO के डायरेक्टर, ये देखिए आप किसके सामने नतमस्तक होते हुए, DRDO के डायरेक्टर प्रदीप कुरुलकर। ये DRDO के डायरेक्टर प्रदीप कुरुलकर सावरकर स्मृति में अपने कुछ भाषण दे रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं। हो गया? ये पूरी भूमिका जो अभी आपने देखी, ये एक ऐसे व्यक्ति की है जिसको पिछले सप्ताह ATS, महाराष्ट्र की ATS ने पाकिस्तान को गुप्त संवेदनशील सूचनाएं देने के आरोप में गिरफ्तार किया। ये प्रदीप कुरुलकर 14 साल तक
संघ में पुणे की शाखा में सैक्सोफोन बजाते थे। चौथी पीढ़ी संघ से जुड़ी हुई है, यानी कि जो इनकी पहली पीढ़ी जो संघ से जुड़ी थी वो तभी जुड़ी होगी जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे, जब अंग्रेजों के साथ मुखबिरी हो रही थी। 4 पीढ़ियों से क्या चल रहा है वो आपके सामने अभी आपने स्क्रीन पर देखा। संगठन मंत्री रहे हुए हैं ये संस्कार भारती के। आप में से जो लोग संघ से वाकिफ हैं और संघ के जो सैकड़ों अलग अलग संगठन हैं उनसे वाकिफ हैं, you know RSS is an umbrella organization. In itself it's unregistered, but it has hundreds of organizations under its umbrella. One of them is Sanskar Bharti, a major, very, very important organization. Pradeep Kurulkar, Director DRDO, has been associated with the Rashtriya Swayamsevak Sangh for 4 generations. He used to play the saxophone for 14 years for RSS. He was for 12 years Sangathan Mantri of Sanskar Bharti. This is the 4th generation RSS Karyakarta Swayamsevak. And he was arrested by ATS for giving sensitive information to Pakistan through a woman. एक महिला के जरिए पाकिस्तान में ये संवेदनशील जानकारी दे रहे थे। कहते हैं हनी ट्रैप हो गए थे। असली हनी ट्रैप तो शाखा में जाने से होता है, वो होता है हनी ट्रैप कि आप डीआरडीओ में हैं और शाखा में जा रहे हैं। दैट इज द रियल हनी ट्रैप। और ये पहली बार नहीं हो रहा है दोस्तों। ध्रुव सक्सेना का नाम इस मंच से कई बार दोहराया गया, आपकी टेलीविजन पे, आपकी अखबारों में, आपके डिजिटल स्पेस पे कई बार आप लोगों ने भी लिखा है। आईएसआई का मेन एजेंट बनकर ध्रुव सक्सेना भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल का मध्य प्रदेश का प्रमुख था। यह पहली बार नहीं हो रहा। यशवंत शिंदे का नाम भी आपको इसी मंच से कई बार मैंने खुद ने यह नाम लिया है। नांदेड़ में यशवंत शिंदे जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं, उन्होंने खुद हलफनामा देकर नांदेड़ की अदालत में खुद लिखकर कहा कि मुझे बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। यह अभी पिछले साल की बात है। वो अलग बात है कि सीबीआई ने वो हलफनामा लेने से इनकार कर दिया। तो हम जो आपको बताना चाह रहे हैं वो ये कि डीआरडीओ के डायरेक्टर के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति पाकिस्तान को संवेदनशील सूचनाएं दे रहा है, हनी ट्रैप हो रहा है। 5 महीने, अक्टूबर 2022 में यह सिलसिला, हमारी जानकारी जो मीडिया में आई है उसके हिसाब से अक्टूबर 2022 में यह सिलसिला शुरू हुआ कि वो व्हाट्सएप के जरिए इस महिला से, पाकिस्तानी महिला से लगातार आधी रात तक चैट करता था। 5 महीने, और फरवरी में जाकर इसका लैपटॉप और इसके फोन जब्त किए गए, एटीएस को सौंपे गए। अब 5 महीने में या उससे पहले क्या हो रहा हमें नहीं मालूम, सरकार को नहीं मालूम पड़ा। और डीआरडीओ ऐसा विभाग है जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री के नीचे आता है। पेगासस कहां गया? मेरे और आपके मोबाइल में था। प्रदीप कुरुलकर के मोबाइल में पेगासस होता तो शायद पहली व्हाट्सएप चैट में ही पकड़ा जाता। यह प्रधानमंत्री की नाक के नीचे हो रहा है। संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति देश की संवेदनशील सूचनाएं दुश्मन देश को एक महिला के मार्फत दे रहा है। ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। मैं पिछले 4-5 दिन से लगातार टीवी देख रहा था कि कहां यह खबर आती है। कुछ चैनल्स ने चलाई। मैं आपसे एक काल्पनिक सवाल पूछता हूं, अगर यह व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ा होता तो आज क्या होता? अगर यह व्यक्ति किसी और क्षेत्रीय दल से जुड़ा हुआ होता तो आज क्या होता टीवी पर? पाकिस्तान, इमरान खान सब भूल जाते आप लोग। मणिपुर तो खैर वैसे भी आपको याद नहीं आता है। लगातार इस पर आप लोग, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, पूरा का पूरा मीडिया सरकारी प्राश्रय से सिर्फ और सिर्फ यही खबर चला रहा होता, बाकी सब कुछ भूल चुका होता।
ये फर्क क्यों है? एक गैर पंजीकृत संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति आज संघ की यह हिम्मत है कि कहती है कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। सैक्सोफोन वो आपके लिए बजाता था, आपकी धुन पर वो नाच रहा था, आपकी धुन पर 4 पीढ़ियों से वो नाच रहा था, और आज जब वो पकड़ा जाता है तो संघ कहता है कि हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है, कोई संबंध नहीं। यह है संघ की असलियत कि जब पकड़ा जाए तो साहब हमारा तो मेंबरशिप रजिस्टर ही नहीं है, कहां है हमारा, इसका नाम कहीं भी नहीं है। लेकिन आज जो दौर है वो मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, और इंटरनेट की याददाश्त बहुत मजबूत होती है, हमसे और आपसे कहीं ज्यादा मजबूत होती है। इसलिए ये सारे फोटोज, ये सारे वीडियोज आपके सामने हैं। अब ये नहीं कह सकते कि साहब मेंबरशिप रजिस्टर तो है ही नहीं। कहां लिखा हुआ है प्रदीप कुरुलकर का नाम? प्रदीप कुरुलकर की अपनी जुबानी आपने टीवी पर देखा, आपने स्क्रीन पर देखा, मोहन जी भागवत बैठे हुए हैं और प्रदीप कुरुलकर व्याख्यान कर रहे हैं, अपनी पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं, संघ का गुणगान कर रहे हैं, संघ का स्तुतिगान कर रहे हैं। अब बताइए ये संबंध है या नहीं है? अब मैं आप पर छोड़ता हूं। सरेआम संबंध दिख रहा है, पीढ़ियों का संबंध दिख रहा है, ना केवल संघ से दिख रहा है, इस पीढ़ी का तो पाकिस्तान से भी संबंध सबके सामने है। ये रिश्ता क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। यही सरकार है भारतीय जनता पार्टी की कि जब आईएसआई को आप पठानकोट में बुलाते हैं निरीक्षण करने, तो क्लीन चिट आईएसआई को देते हैं कि साहब इन्होंने तो बड़ा सहयोग दिया जांच में, और ये तो कहते हैं कि पठानकोट में भारतीय सैनिकों ने ही खुद हमला बोल दिया। देखिए ये शर्मनाक बात है या नहीं, मुझे बताइए। ये संबंध आपको दिखाते हैं कि इनका असली चेहरा क्या है। ये वही डीआरडीओ है जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ये वही रिसर्च लैब है डीआरडीओ की जो इंदिरा गांधी ने बनाई थी। इस पे बैठा कौन है? संघ से जुड़ा हुआ एक जासूस, पाकिस्तान का जासूस बैठा है इसमें। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो नेहरू जी के नाम पर इस तरह की बातें करते हैं सुबह से शाम तक सोशल मीडिया पर, या इंदिरा जी के नाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्क, वो पीढ़ी हमारी पार्टी के उन नेताओं की पीढ़ी जिन्होंने डीआरडीओ बनाया, और इनके संघ के वो लोग, चौथी पीढ़ी के लोग जो डीआरडीओ में रहकर आस्तीन के सांप बनकर पाकिस्तान के साथ एक जुगलबंदी गा रहे हैं। व्हाट्सएप पे एक महिला के साथ दोस्ती करते हुए मिसाइल्स की तस्वीर स्मगल कर रहे हैं। ये व्यक्ति आकाश और अग्नि जैसे प्रोजेक्ट्स में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। साफ तौर पर जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए और एक तरीका से सत्ता की मजबूती को दिखाने के लिए तमाम हथकंडे तो आजमाती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ ये साबित करती हुई नजर आ रही है कि अगर उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ बुलंद करेगा तो उन आवाज़ों को दबाने के लिए वो तमाम कोशिशें करेंगी। जैसे विपक्ष पार्टियों पर ईडी सीबीआई की कार्यवाही की गई, किरण पटेल के मामले को किस तरीके से दबाया गया और तेजस्वी यादव को भी मानहानि के केस में फंसाया गया, राहुल गांधी को भी मोदी सरनेम में फंसाया गया, अरविंद केजरीवाल को नई आबकारी नीति के तहत फंसाया गया। तो ठीक उसी तरह से वो इस मामले को भी दबाने के लिए यहाँ पर पवन खेड़ा के खिलाफ एक्शन ले सकती है। ऐसे कयास शुरू हो चुका है। वैसे में कांग्रेस में राहुल गांधी पर तो निशाना साधा जा रहा है, लेकिन इसी बीच अब पवन खेड़ा जो सच्चाइयाँ दिखा रहे हैं उन पर भी ये देखा जा रहा है कि ईडी सीबीआई की कार्यवाही उनके खिलाफ बिठाई जा सकती है। जब सत्यपाल मलिक को नहीं छोड़ा, राहुल गांधी को नहीं छोड़ा, तो फिर वो पवन खेड़ा को क्यों निशाने पर नहीं लेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा सच इसलिए साबित होता है कि पवन खेड़ा ने बजरंग दल को लेकर भी कई खुलासे किए, किरण पटेल को लेकर भी खुलासे किए, सत्यपाल मलिक के बयान पर जो पुलवामा हमले में होता है उसको लेकर भी कई खुलासे किया। वैसे में ये देखना होगा कि क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस के पवन खेड़ा पर भी एक्शन लेती हुई नजर आएगी, क्योंकि तमाम सबूत वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी सच्चाइयों को दिखा रहे हैं, झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। ऐसे में क्या सिकंजा अब ईडी सीबीआई की कार्यवाही पवन खेड़ा के खिलाफ बिठाई जाएगी? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।